Hello everyone. This is the sixth video of the chapter Human Health and Disease. ठीक है, ये सिक्स्थ वीडियो है। इसके पहले वाले वीडियोस तक हम लोग ने इन्नेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी को डिस्कस कर लिया था। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन, इसके बारे में जनरल बात करेंगे। तो चलिए आइए हम लोग अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ एन एंटीबॉडी। एंटीबॉडी, जैसा हम पहले बता चुके हैं कि एंटीबॉडी एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है। और प्रोटीन किस तरह की? इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन है। ठीक है, आईजी, इसको आईजी से रिप्रेजेंट करते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडीज। हमारे बॉडी में अलग अलग इम्यून रिस्पॉन्स के लिए अलग अलग एंटीबॉडीज़ हैं, जिनमें से कुछ जो मेन आपके सामने हैं: IgA, IgD, IgM, IgE एंड IgG। ये कुछ एंटीबॉडी के टाइप्स हैं जो कॉमन एंटीबॉडीज़ हैं हमारी बॉडी में जो प्रोड्यूस होती हैं। एंटीबॉडीज़ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं जिनका प्रोडक्शन लिम्फोसाइट्स जो सेल्स होती हैं वो करती हैं। ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड मतलब ये प्रोटीन चेन, 4 प्रोटीन चेन से मिलकर बनती हैं। 2 आर लॉन्ग वंस कॉल्ड हैवी चेन एंड अदर 2 आर शॉर्ट वंस कॉल्ड लाइट चेन। देखो यहाँ पे जो सामने एंटीबॉडी का जो स्ट्रक्चर आपके सामने दिया है, इसमें ये 1 और 2, ये दो आपको लाइट चेन दिख रही हैं, छोटे साइज़ की चेन हैं। जबकि 3 और ये 4, ये चेन आपको हैवी चेन दिख रही है। इसलिए जो एंटीबॉडी का जो मॉलिक्यूल होता है उसको H2L2 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो चारों पॉलीपेप्टाइड चेन हैं ये आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जो हैं ज्वाइन रहती हैं। बोथ आर अरेंज इन द शेप ऑफ वाई। जनरली एंटीबॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो वाई शेप्ड होता है। ये दोनों हैवी और लाइट चेन वाई शेप्ड स्ट्रक्चर बनाती हैं, जिसको हम H2L2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जनरली क्वेश्चन आता है कि जो आपका एंटीबॉडी मॉलिक्यूल है उसको H2L2 से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय दैट टर्म H2L2, या H2L2 क्या है। तो आप बता सकते हो कि H2L2 represent the structure of an antibody molecule which consists of 4 polypeptide chain, out of which 2 are heavy chains and 2 are light chains। ठीक है, सामने आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा है। On the basis of the production of antibodies, इम्यूनिटी कैन बी फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू। अगर हम एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन की बात करें कि एंटीबॉडी हमारी जो बॉडी में बन रही हैं कि बाहर से बनी बनाई एंटीबॉडीज़ हम लेते हैं, तो उसके बेसिस पे आप जो इम्यूनिटी है वो दो तरह की होती है: एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत ही सिंपल है। ज़्यादा डिटेल में हम लोग इस लेवल पे बात नहीं करेंगे क्योंकि जो 12th लेवल है इस पे ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और इस सब चीज़ों का डिटेल आपको हमारी नीट सीरीज़ के वीडियोस में सब मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी, देखो टर्म से पता चल रहा है एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी आप इजीली समझ जाओगे। एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब है कि व्हेन अ होस्ट, मतलब जो भी पर्सन है, व्हेन अ होस्ट प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज इन रिस्पॉन्स टू एन एंटीजन, मतलब उस होस्ट की बॉडी में एंटीजन जो है वो आया। एंटीजन मतलब कोई फॉरेन सब्सटेंस है, कोई जर्म है, कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है, उसने एंटर किया और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड हुई। दिस इम्यूनिटी इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी, इसे एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। वैक्सीनेशन जो मेथड है जिसमें बच्चों को वैक्सीन्स दिया जाता है या वैक्सीन्स बॉडी में इंजेक्ट की जाती हैं, इट इन्वॉल्व्स डेलिबरेटली इंजेक्टिंग माइक्रोब्स इन द बॉडी। हमने बताया था वैक्सीनेशन में एग्जैक्टली जो वैक्सीन्स होती हैं वो हीट किल्ड वायरस बैक्टीरिया होते हैं जो बॉडी में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, जिसके अगेंस्ट आपके ब्लड में जो लिम्फोसाइट्स हैं वो एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन कर देती हैं, जो मेमोरी सेल्स की फॉर्म में बनी रहती हैं, बी सेल्स। ठीक है, तो जो वैक्सीनेशन है इसमें हम डेलिबरेटली, मतलब जानबूझ के जो माइक्रोब्स को बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, जो हार्मलेस माइक्रोब्स होते हैं या जो हीट किल्ड माइक्रोब्स होते हैं उनको हम इंजेक्ट करते हैं, जिससे हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन हो जाए, मतलब प्राइमरी रिस्पॉन्स जो है वो हो जाए, ताकि नेक्स्ट टाइम पे इन फ्यूचर कभी एग्जैक्टली वो
डेडली वायरस या बैक्टीरिया जब हम अगर हमारी बॉडी को कभी इन्फेक्ट करता है तो हमारी बॉडी में पहले से बनी एंटीबॉडी और तुरंत जो है मेमोरी सेल्स जो उसकी प्रेजेंट है वो एंटीबॉडी बनाने में बहुत जल्दी से एंटीबॉडीज़ बना देती हैं जिससे हम उस इन्फेक्शन से बच सकते हैं। तो इसे हम बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। मतलब जब हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ खुद प्रोड्यूस्ड हों, ठीक है। ये थोड़ा सा डिले होता है, मतलब डिले रिस्पॉन्स है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग रिस्पॉन्स है। ये देखो लिखा है एक्टिव इम्यूनिटी इज स्लो एंड टेक टाइम टू गिव फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स। ऑब्वियसली अगर तुरंत हमारी बॉडी में अगर एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है तो टाइम लगेगा उसको ज़्यादा इफेक्टिव रिस्पॉन्स शो करने में, एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन में। बट मान लीजिए जैसे कभी आपके पास उतना टाइम ना हो, जैसे सपोज़ कि आपको स्नेक ने बाइट कर लिया या आपके अंदर कोई एक ऐसा मतलब इन्फेक्टिव एजेंट आ गया जिसका रिस्पॉन्स बहुत क्विक होगा, जिसका नेगेटिव रिस्पॉन्स बहुत ही फास्ट होगा, और उसके लिए आपके ब्लड में जब तक एंटीबॉडीज़ बनेंगी तब तक वो आपकी बॉडी को हार्म कर सकता है और आपकी डेथ हो सकती है। तो उस टाइम पे हमें क्या करना होता है, तब हम रेडीमेड एंटीबॉडीज़, मतलब जो पहले से बनी एंटीबॉडीज़ होती हैं, एंटी सीरम या एंटीडोट या एंटीवेनम टाइप जो होते हैं, वो पहले से बनी प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ ऑलरेडी होती हैं, उनको हम डायरेक्टली पेशेंट को दे देते हैं, तुरंत पर्सन को दे देते हैं, ताकि उससे जो भी फॉरेन एजेंट है उससे हमारी जो बॉडी है वो लड़ने में योग्य हो सके, एबल हो सके और उसको से बच सके। जैसे कभी कभी भी आप कहीं एक्सीडेंट होता है या कभी कहीं लोहे से हाथ कट जाता है तो डॉक्टर तुरंत सजेस्ट करता है कि आप एटीएस एंटी टिटनस सीरम का इंजेक्शन लगवा लीजिए, क्योंकि जो जंग लगे लोहा या जो सड़क होती है उसमें क्लॉस्ट्रीडियम टिटनाई ये बैक्टीरिया होता है जो तुरंत आपके बॉडी में इन्फेक्शन करता है और विद इन 24 आवर्स आपकी बॉडी में जो आपकी मसल्स उनको लॉक जाओ बिल्कुल, मतलब उनको लॉक कर देगा, बिल्कुल स्टिफ कर देगा और इससे डेथ भी हो सकती है। तो अब 24 आवर्स में उसका फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स हो जाएगा, निगेटिव रिस्पॉन्स, और आपकी बॉडी में उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनने में काफ़ी कम से कम 2 से 5 दिन तक लग जाएंगे। तो उतना टाइम नहीं होता है, तो इसीलिए डॉक्टर तुरंत सजेस्ट करते हैं कि आप एटीएस का इंजेक्शन लगा लिए, एंटी टिटनस सीरम का इंजेक्शन लगवाइए, जिससे आपको रेडीमेड एंटीबॉडीज़ जो हैं तुरंत मिल सके। ठीक है। तो पैसिव इम्यूनिटी मतलब यह है कि जब आपको प्री फॉर्म पहले से बनी एंटीबॉडी आपके ब्लड आपको बॉडी में इंजेक्ट कर दी जाए, ये क्विक रेस्पॉन्स के लिए होता है। इसका रेस्पॉन्स क्विक होता है, फुल इफेक्टिव रेस्पॉन्स जो होता है वो क्विक होता है। एग्जाम्पल जैसे मदर्स मिल्क। अब जब बेबी की बर्थ होती है तो उसके इनिशियल डेज में लैक्टेशन में उसको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि जो है मदर के मिल्क जो है, मदर का जो इनिशियल मिल्क होता है जिसे हम कोलेस्ट्रम भी बोलते हैं, उसी पे उसको फीड कराया जाए, क्योंकि कोलेस्ट्रम में जो होता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में एंटीबॉडीज़ होती हैं, मेनली एंटीबॉडी आईजीए होती है, जिससे बेबी को इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है और वो इस एनवायरनमेंट में अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है, बचा सकता है बहुत सारे इन्फेक्शन से। तो कोलेस्ट्रम जिसमें सबसे ज़्यादा एंटीबॉडी होती है आईजीए, ये एग्जाम्पल है एक पैसिव इम्यूनिटी का। तो मदर का जो मिल्क है, इनिशियल मिल्क कोलेस्ट्रम, वो पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है जो मदर से चाइल्ड को मिलती है। जब फीटस फॉर्म में होता है, जब यूट्रस में होता है, प्रेगनेंसी के दौरान भी मदर के ब्लड से फीटस को कई एंटीबॉडीज़ जो है मिलती रहती हैं, मेनली जैसे आईजीजी वो मदर से मिलती रहती है, जिससे बेबी की जो भी फीटस है वो होता है प्रोटेक्ट रहता है। ठीक है। ये आपको एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी क्लियर हो गई है। चलिए हम बात करते हैं वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन की। जनरली लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। देखो, वैक्सीनेशन इज़ अ काइंड ऑफ इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है कि इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करना, मतलब अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना। अब इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन के थ्रू हो रहा है, तो वैक्सीनेशन इज़ अ काइंड ऑफ अ मेथड ऑफ इम्यूनाइजेशन। वैक्सीनेशन में अभी हमने बात की थी कि वैक्सीनेशन क्या होता है। वैक्सीनेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन्स इनटू द बॉडी, जिसमें हम वैक्सीन्स को बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, बॉडी में देते हैं, टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट द एंटीजन टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ पैथोजन ड्यूरिंग एक्चुअल इन्फेक्शन। मतलब हम पहले से ही हीट किल्ड माइक्रोब, हीट किल्ड पैथोजन आपको बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं एज अ वैक्सीन,
जिससे क्या होता है कि उसके अगेंस्ट आपके ब्लड में, आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ तैयार हो जाती हैं, ताकि जब कभी फ्यूचर में वो लाइव पैथोजन जब आपको इन्फेक्ट करे तो आपकी बॉडी में ऑलरेडी बनी एंटीबॉडीज़ और तुरंत जो बनेंगी एंटीबॉडीज़, इनका रेस्पॉन्स जो होगा वो सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स आपकी बॉडी शो करेगी और उससे आपको प्रोटेक्ट कर सकेगी। इसलिए जो बेबी होते हैं उनको पहले साल, दूसरे साल लेकर 5वें साल तक उनके पूरा प्रॉपर वैक्सीनेशन चार्ट होता है और उनको BCG, DPT, हेपेटाइटिस, इन सबके जो वैक्सीन्स होती हैं वो लगाई जाती हैं, जिससे उनके बॉडी में उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ तैयार हो जाएं और जिससे फ्यूचर में कभी अगर उनको इन्फेक्शन हो तो उन डेडली डिजीज़ से वो बच सकें। वैक्सीन्स होते क्या है एग्जैक्टली? देखो, वैक्सीन्स आर डेड और वीकेंड और हीट किल्ड पैथोजन विच गेट इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी। मतलब ये एक्चुअली वैक्सीन्स हीट किल्ड पैथोजन ही होते हैं जो बॉडी में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, जिससे हमारी बॉडी जो है उसके अगेंस्ट ट्रेनिंग ले एक तरीके से लेती है और एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करती है। The dead or weakened pathogen leads to the production of antibodies which neutralizes the pathogenic agent during actual infection विद द सेम पैथोजन। जैसे पोलियो की वैक्सीन, ओरल वैक्सीन जब आप बच्चों को दी जाती थी और काफ़ी समय तक ये प्रोग्राम भी चला है गवर्नमेंट की तरफ से, बहुत सारे गवर्नमेंट के वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलते हैं जिसमें फ्री में वैक्सीन्स लगाई जाती हैं। तो वैक्सीन्स में एग्जैक्टली वो हीट किल्ड पैथोजन होते हैं जो आपकी बॉडी में इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं, जिनके अगेंस्ट आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, ताकि फ्यूचर में जब कभी एक्चुअल इन्फेक्शन हो उस डेडली माइक्रोब से तो उसके अगेंस्ट आप जो हैं एबल हों अपने आप को प्रोटेक्ट करने के, आपके ब्लड में ऑलरेडी प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ हो जो आपको प्रोटेक्ट कर सके। ड्यूरिंग द एक्चुअल इन्फेक्शन these antibodies will be produced in large amounts by the activation of the memory B and T cells। क्योंकि पहले जब आपको वैक्सीन दिया जाता है तो उस उन पैथोजन के अगेंस्ट मेमोरी बी और टी मेमोरी सेल्स बन जाती हैं इम्यून सिस्टम में, जो फ्यूचर में जब कभी दोबारा सेम पैथोजन से सामना होता है तो उसको रिकॉग्नाइज कर लेती है एंटीजन को एंड फॉर्म द सुटेबल एंटीबॉडीज़ फास्टर, और तुरंत एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करती हैं, फास्टर क्विक जो है उसका प्रोडक्शन करती हैं, जिससे आप अपन जो है प्रोटेक्ट हो सकते हैं, बच सकते हैं। इम्यूनाइजेशन इज द प्रोसेस वेयर प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज डिराइव फ्रॉम द ब्लड सीरम ऑफ द प्रीवियसली इन्फेक्टेड पीपल और एनिमल्स अगेंस्ट द टॉक्सिन्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। अब जैसे हमने अभी बात की थी, जैसे आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आपको इन्फेक्शन हुआ है और आपके ब्लड में एंटीबॉडीज़ बनने में 2 से 4 दिन लग जाएंगे, तो अगर आपको तुरंत उसके अगेंस्ट आपको इम्यूनिटी चाहिए, रेडीमेड एंटीबॉडी चाहिए, आपको इम्यूनाइज होना है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करना है तुरंत, तो उस टाइम पे प्री फॉर्म्ड जो एंटीबॉडीज़ होती हैं जो पहले से बनाई जा करके उनको एक्सट्रैक्ट करके रख लिया जाता है सीरम की फॉर्म में, वो आपको तुरंत आपकी बॉडी में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, तो वो इम्यूनाइजेशन का है। तो वैक्सीनेशन इज़ ऑल्सो ए काइंड ऑफ इम्यूनाइजेशन एंड इम्यूनाइजेशन इज़ टू बूस्ट अप द इम्यूनिटी। इज़ इट क्लियर? ये आप लोग को सबको क्लियर हो गया होगा आई थिंक ये, ठीक है। पैसिव इम्यूनाइजेशन क्या होता है? पैसिव इम्यूनाइजेशन जैसा भी हमने बात की थी, इन केस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ क्विक रेस्पॉन्स, जब कभी आपको क्विक रेस्पॉन्स की ज़रूरत होगी, जैसे टिटनेस इन्फेक्शन है, तो हम प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ या एंटीटॉक्सिन इंजेक्शन जो हैं, एंटी वेनम, वो तुरंत देते हैं उस स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट जिससे आपको इन्फेक्शन हुआ है। जैसे इंजेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट स्नेक वेनम, तो इन केस कभी आपको स्नेक काट लेता है तो डॉक्टर उस समय वेट नहीं करता है कि उस वेनम के अगेंस्ट आपके ब्लड में अपने आप एंटीबॉडीज़ बने, वो तुरंत आपको एंटी सीरा, एंटी वेनम जो एंटीडॉट देता है, जिससे आप उससे प्रोटेक्ट हो सकते हो, बच जाते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया है। चलिए आइए हम बात करते हैं वैक्सीन प्रोडक्शन की। देखो, वैक्सीन का प्रोडक्शन जनरली अभी हमने कहा कि जो वैक्सीन्स होती हैं वो हीट किल्ड वायरस, बैक्टीरिया, पैथोजन होते हैं जिनके अगेंस्ट जो आपकी बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं और एज ए वैक्सीन यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। बट बायोटेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के बाद रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एक ऐसा मेथड है विच हैज़ अलाउड द प्रोडक्शन ऑफ एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड ऑफ पैथोजन इन बैक्टीरिया एंड ईस्ट, जिसमें हम क्या करते हैं, जो एग्जैक्टली जो बेस है, मतलब जो जैसे हम जो पैथोजन होते हैं, हीट किल्ड पैथोजन जो किसी भी होस्ट को देते हैं और उसके ब्लड में
उनके अगेंस्ट, उस वैक्सीन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनती है। तो एग्जैक्टली जब हम हीट किल्ड बैक्टीरिया या वायरस देते हैं तो उस बैक्टीरिया या वायरस पे जो सरफेस प्रोटीन होती है वो एग्जैक्टली एक एंटीजन होती है और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ हमारे ब्लड में बनती है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम कंप्लीट माइक्रोब को ना लेकर के उसकी जो सरफेस प्रोटीन है उसका प्रोडक्शन हम कर लेते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से। बैक्टीरिया और ईस्ट में उस सिर्फ सरफेस प्रोटीन का इंट्रोडक्शन जो है प्रोडक्शन कर लेते हैं ज़्यादा अमाउंट में, और सिर्फ उस प्रोटीन को अगर हम इंजेक्ट करते हैं बॉडी में तो उसके अगेंस्ट भी हमारे ब्लड में एंटीबॉडीज़ बन जाती है। दैट मीन्स हमें पूरा का पूरा हीट किल्ड माइक्रोब, मतलब हीट किल्ड बैक्टीरिया या वायरस वैक्सीन में इंजेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है अगर हमारे पास उसकी सरफेस प्रोटीन है, क्योंकि जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं वो उसकी सरफेस प्रोटीन के अगेंस्ट बनती है, ना कि पूरे बैक्टीरिया के अगेंस्ट। तो ये एक तरीके की रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स होती हैं जो जनरली रोटावायरस वैक्सीन और हेपेटाइटिस बी वैक्सीन बन चुकी हैं इस तरह से। तो बायोटेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट में हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स का प्रोडक्शन भी कर रहे हैं। वैक्सीन्स प्रोड्यूस्ड बाय दिस अप्रोच अलाउ लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एंटीजन फॉर इम्यूनाइजेशन। इससे क्या होता है कि हमें पूरे कंप्लीट माइक्रोब की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसके सरफेस प्रोटीन की ज़रूरत है। तो इस वजह से हम उस सरफेस प्रोटीन का प्रोडक्शन बहुत ही लार्ज अमाउंट में, बहुत ही कॉमर्शियल स्केल पे कर सकते हैं, और उस वैक्सीन को हैंडल करना, उसको रखना और उसको इंट्रोड्यूस करना भी उतना ही आसान हो जाता है। जैसे एग्जांपल है रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से डेवलप की गई वैक्सीन का हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, जिसको कहाँ से डेवलप किया गया है, ईस्ट से। ये क्वेश्चन बोर्ड में आया है और इसको आपको तैयार कर लेना है। आई थिंक कि आपको ये बात क्लियर हो गई कि वैक्सीन का प्रोडक्शन किया जाता है कैसे। चलिए आगे देखते हैं, एलर्जी की बात करते हैं। एलर्जी क्या है? देखो, एलर्जी का जनरल अगर हम बात सुने तो तुरंत हम दिमाग में आता है कि स्किन पे रेडनेस हो जा रही है, दाने पड़ जा रहे हैं, स्वेलिंग हो जा रही है। तो एग्जैक्टली एलर्जी टर्म का मतलब है द हाइपर सेंसिटिव रेस्पॉन्स। हाइपर सेंसिटिव रेस्पॉन्स को एलर्जी बोलते हैं। हाइपर सेंसिटिव का मतलब सेंसिटिव नहीं, हाइपर सेंसिटिव मतलब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गई। तो अगर आप किसी भी चीज़ के अगेंस्ट हाइपर सेंसिटिव हैं तो आपको उसके अगेंस्ट एलर्जी है। तो इसको हम बोल सकते हैं द एग्जैगरेटेड रेस्पॉन्स, मतलब हाइपर सेंसिटिव रेस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजन। किसी स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट अगर आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्स शो कर रही है जैसे इन्वायरमेंट में जो प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं एलर्जी। जैसे बहुत से लोग होते हैं, फ्लावर होता है उसमें पॉलन ग्रेन्स होते हैं, तो फ्लावर जैसे स्मेल करते हैं उनको एलर्जी हो जाती है, कहते हैं कि इस और छींकें आना शुरू हो जाती हैं, नोज़ बिल्कुल रेड हो जाती है, या स्किन में जो होती है वो रेडनेस शो करने लगती है। तो अगर किसी भी फॉरेन एंटीजन, एंटीजन मतलब कोई भी फॉरेन प्रोटीन, अगर उसके अगेंस्ट आपके बॉडी में हाइपर सेंसिटिव रेस्पॉन्स होता है तो दैट मीन्स वो एलर्जी रिप्रेजेंट करता है। द हाइपर सेंसिटिविटी टू अ पर्टिकुलर एलर्जन, और जिसके अगेंस्ट भी अगर आपकी बॉडी में हाइपर सेंसिटिव रेस्पॉन्स है तो वो आपके लिए एलर्जन है। एलर्जन जैसे क्या हो सकता है, पॉलन हो सकते हैं, डस्ट हो सकती है, बहुत से लोगों को डस्ट से बहुत एलर्जी होती है, डस्ट ज़रा से भी हो जाती है। डैंडर, जो एनिमल डैंडर होता है, मतलब जो एनिमल्स होते हैं उनके हेयर्स होते हैं, ठीक है, उन तो ये जो होते हैं इनसे लोगों को बहुत एलर्जी होती है, उसको हम बोलते हैं एलर्जी, ठीक है। और ये जो पर्टिकुलर सब्सटेंसेस हैं ये सब एलर्जेंस हैं। IgE, इम्यूनोग्लोबुलिन ई, इज़ द एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जी। मतलब कभी अगर आपको हाइपर सेंसिटिव रेस्पॉन्स हो रहा है तो वो आपके IgE एंटीबॉडी के कारण होता है। सिम्टम्स क्या हो सकते हैं आपको एलर्जी के? जैसे स्नीजिंग, आपकी नोज़ बहने लग जाएगी, आपको छींकें आएंगी, आँखों से आंसू निकलने लग जाएंगे, रनिंग नोज़ हो जाएगी, एंड डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, और आपको सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है, सांस लेने में भी परेशानी हो सकती है, ब्रीथलेसनेस हो सकती है, आपको सांस नहीं मिल सकती, सांस फूलने लगती है। एलर्जीज ड्यू टू द सेक्रेशन। अब एलर्जी होती कैसे है? जहाँ पे भी, जैसे आपको किसी भी, मान लो आपको नोज से में एलर्जी हो गई है या आपको स्किन पे एलर्जी हो गई, तो होता क्या है कि वहाँ के टिश्यू पे प्रेजेंट होने वाली जो मस्ट सेल्स होती हैं,
जो मस्ट सेल्स होती हैं वो हिस्टामिन और सेरोटोनिन सेक्रेट कर देती हैं। हिस्टामिन वैसोडायलेटर कंपाउंड है जो वहाँ की ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है उस पर्टिकुलर एरिया की, जिसकी वजह से वहाँ पे रेडनेस और स्वेलिंग हो जाती है। वैसोडाइलेशन इसलिए करता है क्योंकि उसको ये लगता है कि ये एलर्जन उसके लिए नुकसानदायक है, तो तुरंत वहाँ की वेसल्स को डायलेट कर देता है ताकि उस एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा एंटीबॉडीज़ और लिम्फोसाइट्स को पहुँचाया जा सके। ठीक है, इसलिए उस जगह पे प्रॉपर रेडनेस आ जाती है। जैसे कुछ लोगों को जब मॉस्किटो बाइट करता है तो मॉस्किटो के सलाइवा से बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है और कुछ को एलर्जी नहीं होती। जैसे किसी पर्सन को मॉस्किटो बाइट करता है तो उस एरिया में बिल्कुल भी स्वेलिंग और रेडनेस नहीं आती, लेकिन किसी किसी को अगर मॉस्किटो बाइट कर ले तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग और जैसे मान लो स्किन है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाएगी और रेडनेस आ जाएगी। तो स्वेलिंग और रेडनेस आती है बिकॉज ऑफ द वैसोडाइलेशन। वहाँ पे हिस्टामिन कंपाउंड रिलीज हो जाता है मसल से, जिससे यहाँ की वेसल्स डायलेट कर जाती हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो आ जाता है, जिसकी वजह से रेडनेस और स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, तो ड्रग्स जैसे हैं एंटी हिस्टामिन ड्रग्स होती हैं, एड्रेनलिन है, स्टेरॉइड्स हैं। ये क्या करती हैं, ये आपके जो एलर्जी के सिम्टम्स होते हैं, जो रेडनेस है, जो स्वेलिंग है, उसको क्या कर देते हैं, उसको कम कर देते हैं। तो कभी आपको एलर्जी होती है, आपकी पूरी बॉडी में खुजली होने लगती है या पूरी बॉडी रेड होने लगती है, तो डॉक्टर तुरंत आपको एक मेडिसिन देते हैं। जैसे आपने सुना होगा सिट्रिजिन है या एविल है, ये दो नाम आपने बहुत ज़्यादा सुने होंगे। ये एंटी एलर्जिक मेडिसिन होती हैं, तो ये आपके जो बॉडी में हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स है उसको वो कम कर देती हैं। तो ये है एलर्जी। ज़रूरी नहीं कि अगर किसी पर्सन को किसी एक से एलर्जी है तो उससे सबको एलर्जी हो। किसी को पॉलन से एलर्जी होती है तो किसी दूसरे को नहीं होती है, किसी को डस्ट से एलर्जी है तो दूसरे को नहीं है। तो दैट मीन्स ये ज़रूरी नहीं कि एलर्जन सबके लिए, सभी के लिए एलर्जन हो। किसी के लिए वो एलर्जन है और किसी के लिए नहीं। ऑटो इम्यूनिटी एक टर्म है, बहुत छोटा सा टर्म है, उसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है? ऑटो इम्यूनिटी का मतलब है जब आपका इम्यून सिस्टम का मतलब लिम्फोसाइट्स, एंटीबॉडीज़ हैं, जब आपका इम्यून सिस्टम जो होता है वो आपके खुद की और आप दूसरी सेल्स के बीच में अंतर करना बंद कर दे। दैट मीन्स जो आपका नॉर्मल इम्यून सिस्टम है, जब वो नॉर्मल है तो वो आइडेंटिफाई कर सकता है, पहचान सकता है और अंतर कर सकता है सेल्फ और नॉन सेल्फ में। मतलब कौन सी सेल्स आपकी बॉडी की हैं, कौन सी नहीं है, उनमें डिफरेंस नॉर्मल कंडीशन में कर सकता है। लेकिन कभी कभी बॉडी का इम्यून सिस्टम अपनी खुद की सेल्स को ही नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है, उनको किल करना शुरू कर देता है। और ये कैसे हो सकता है? इसका कोई जेनेटिक भी कॉज हो सकता है या दूसरे भी अननोन रीज़न हो सकते हैं। इसका कोई एग्जैक्ट रीज़न अभी जल्दी नहीं निकला है। दिस रिजल्ट इन द डैमेज टू द बॉडी। इससे क्या होता है? बॉडी में डैमेज होने लगता है और इसको हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़। इसका एक एग्जाम्पल है रिमेटॉइड आर्थराइटिस और एक थायराइड ग्लैंड की डिजीज़ होती है ऑटो इम्यूनोथायराइडिटिस। इसमें क्या होता है कि जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है थायराइड ग्लैंड की सेल्स को ही डैमेज करना शुरू कर देता है। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस और जो ऑटो इम्यूनोथायराइडिटिस, ये जो डिसऑर्डर्स हैं, ये दो डिजीज़ हैं, ये ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं जिसमें आपकी बॉडी का खुद का इम्यून सिस्टम आपके बॉडी के ही ऑर्गन को या किसी स्पेसिफिक टिश्यू को या स्पेसिफिक सेल्स को किल करना, डैमेज करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी। अगर इनके साथ आता है तो आप इसको लिख सकते हैं और इसके एग्जांपल्स में आप रूमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑटो इम्यूनोथायराइडिटिस जो है ये दो डिसऑर्डर बता सकते हैं। चलिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही बात करेंगे और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लिम्फॉइड टिश्यू और लिम्फॉइड ऑर्गन्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। अगर आपने चैनल ना सब्सक्राइब किया हो तो आप चैनल सब्सक्राइब करिए। इसके पहले के जितने चैप्टर्स के वीडियोस हैं वो देखिए, पूरी सीरीज़ देखिए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाए और एक आपका बेस बन जाए, बेसिक्स आपके तैयार हो जाए बायोलॉजी का। और इसके वीडियोस लगातार आपको मिलते रहेंगे, इससे आपका कंप्लीट जो है सिलेबस है वो तैयार हो जाएगा। चलिए, थैंक यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे बेटा।